So, good morning, everyone. We will be discussing Indian freedom struggle, key events, and timeline, a simplified approach for UPSC Prelims. बहुत ही ज़्यादा simplified approach होने वाला है आज का. तो वेलकम टू Eduledge. I am Shyam Ahmed and let's start the journey. So, freedom is never dear at any price. आपको पता है मैं कोड से स्टार्ट करता हूँ. Freedom is never dear at any price. It's the breath of life. What would a man not paying for living? महात्मा गांधी जी ने कहा था ये, जिसका अर्थ है फ्रीडम डजंट नीड एनी प्राइस, डजंट हैव अ प्राइस टैग. और ये है ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है कि 2015 से 2024 तक कैसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो पहले देख, 2015 में 8 थे, फिर 10 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 12. आप देख सकते हैं कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन है कि 2017 में भले ही वो गिर गया, लेकिन तब से इट्स मूविंग कंटिन्यूसली अप. फिर भी 2022 में गिर गया था. सो वी कैन नॉट टेक द रिस्क कि इस बार क्वेश्चंस नहीं आएगा. इट कैन ऑब्वियसली गेट मोर हायर. सो लेट्स स्टार्ट. अर्ली रेजिस्टेंस क्या था? जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमें रेजिस्ट करना चाहिए ब्रिटिशर्स को, तो अर्ली रेजिस्टेंस के फॉर्म में 1757 के ईयर से 1857 तक हमने जो रेजिस्टेंस शो किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसे हम अर्ली रेजिस्टेंस कहते हैं. एंड इट इंक्लूड्स द बैटल ऑफ प्लासी fought between Sirajuddaulah, Nawab of Bengal, and British East India Company under Robert Clive. तो इसका हेड ये था. एंड हमारे इंडियंस जो फाइट कर रहे थे उस वक्त में वो नवाब ऑफ बंगाल थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला. मीर जफर्स बेट्रेयल लेड टू ब्रिटिश विक्ट्री. सो इन्होंने धोखा दिया हमें और ब्रिटिशर्स की जीत हुई इसमें. सो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया. सो ब्रिटिशर्स अब पॉलिटिकल पार्ट को भी कंट्रोल करना चालू कर दिए. नेक्स्ट, बैटल ऑफ बुक्सार or Buxar, whatever we call it. It was started in 1764. Here, British defeated Mir Qasim, Nawab of Bengal, Sirajuddaulah, Nawab of Awadh, and Mughal Emperor Shah Alam. So ये तीन डिफीट हुए थे बैटल ऑफ बक्सार में, जो 1764 को हुआ था. एंड ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को डिफीट करके दीवानी राइट्स, जो कि है रेवेन्यू कलेक्शन का राइट, उसे एक्वायर कर दिया. सो अब वो बंगाल, बिहार एंड ओडिशा से टैक्स ले सकते थे, वसूल सकते थे. थर्ड इज द अर्ली रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. लोगों को रियलाइज हो रहा था कि नो, ब्रिटिशर्स aren't doing any good for us and they will harm our country, not in the long run only but also in the short run. सो सन्यासी एंड फ़कीर रिबेलियन हुए 1770s में, जो हिंदू सेंट्स की मुस्लिम फ़कीर की तरफ से थे अगेंस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक ऑपरेशन, जो वो इकोनॉमिक ऑपरेशंस कर रहे थे हमारे अगेंस्ट. नेक्स्ट, संथाल रिबेलियन 1855 to 56. यहाँ संथाल ट्राइब्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड एक्सप्लॉयटर्स. एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857. इसका कारण क्या था? नंबर 1 इज पॉलिटिकल, नंबर 2 इज इकोनॉमिक, नंबर 3 इज सोशल. पॉलिटिकल क्या रीज़न थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डेलहाउसी ने पास किया था. इकोनॉमिक रीज़न, हैवी टैक्सेशन जो बहुत हाई था. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्स, वो लोग, आपको पता ही है, वो लोग पेजेंट्स को बहुत हार्म कर रहे थे. सोशल इंटरफेरेंस इन रिलीजन, कस्टम्स एंड फील्ड राइफल एंड ग्रीस कार्ट्रिज. सो रिलीजियस कस्टम्स में भी वो लोग थोड़े थोड़े इन्वॉल्व होने लगे. मतलब किसी लोगों को रिलीजन प्रैक्टिस फॉलो करने नहीं दिया, किसी को हार्म किया, पब्लिक गैदरिंग्स में लोगों को मारा गया. दैट्स. दिल्ली के लीडर थे बहादुर शाह टू, कानपुर के थे नाना साहेब तांतिया टोपे, झांसी के थे रानी लक्ष्मीबाई, अवध के थे बेगम हजरत महल. आउटकम क्या था इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 का? ब्रिटिश क्रश्ड द रिबेलियन एंड डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन बिगैन इन 1858. सो हमें इसमें भी सक्सेस नहीं मिली, उन लोगों ने ही जीता
और ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल डायरेक्टली आ गया इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म। हम एक नेशन से बिलोंग करते हैं एंड वी शुड हैव दैट यूनिटी एंड कनेक्टेड फीलिंग, सो दिस बिगैन एंड गेव राइज टू राइज ऑफ नॉट गिव राइज ऑफ नेशनलिज्म इसने कॉज किया 1858 से 1905 का पीरियड इसे कहते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी हुआ था इसके जस्ट स्टार्टिंग में, सो ये एओ ह्यूम ने फाउंड किया था और इसका इनिशियल एम था पॉलिटिकल डायलॉग विद ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स। पहले हम we didn't want to maintain like killing notions or just wipe out the Britishers. No, our motive was first to increase diplomacy between the states. So हम उन्हें एक झटके में ख़त्म भी नहीं करना चाहते थे, but we are starting to feel that they are oppressing us and ये हम उन्हें बताना चाहते थे। मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स जो थे वो थे दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। ये डिमांडेड रिफॉर्म्स थ्रू पिटिशंस करते थे और रिफॉर्म्स ढूंढते थे। फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बाय नारोजी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो आप लोगों को पता होगा, लेकिन सॉरी आई हैव नॉट इंक्लूडेड दिस थ्योरी इन दिस लेक्चर। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड some part of it in the description. Extremist 1905-1919, ये थोड़े एक्सट्रीम थे, मतलब इनको चाहिए ही चाहिए। सो बाल गंगाधर तिलक थे इनके एक्सपोनेंट्स, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, इससे भी याद रखा जाता है इन तीनों को। सो इट्स a mnemonic, you can remember it. Advocated स्वराज, सो ये स्वराज को एडवोकेट करते थे और इनके फेमस स्लोगन्स इंक्लूड स्वराज इज माई बर्थ राइट, जो तिलक ने दिया था, आई मीन बाल गंगाधर तिलक। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 में। इट वॉज ऑर्डर्ड बाय लॉर्ड कर्जन टू डिवाइड बंगाल ऑन कम्यूनल लाइन्स, मतलब हमारी कम्युनिटी जो बहुत डिवाइडेड थी उस वक्त एंड रिलीजियसली भी डिवाइडेड थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें डिवाइड किया गया, मतलब बंगाल को डिवाइड किया गया। नेक्स्ट, दिस लेड टू स्वराज, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, मास प्रोटेस्ट एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म। सो ये हमने फील किया। नेक्स्ट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड मास स्ट्रगल्स, जो 1906 एंड 1930 को शुरुआत हुआ। फर्स्ट इज रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स। रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स दो हैं यहाँ, अनुशीलन समिति एंड जुगांतर, जो बंगाल के थे, कैरीड आउट आर्म्ड अटैक्स ऑन ब्रिटिश ऑफिसर्स। सो अब मामला हद से बाहर जाने लगा था, सो वी वर रेडी टू फाइट। नेक्स्ट, गद्दार पार्टी 1913, ये भी एक पार्टी थी यूएसए में, लेड बाय लाला हरदयाल टू इंसाइट रिबेलियन इन इंडिया। होम रूल मूवमेंट आया 1916 में, ये शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा एंड अनी बेसांत। इस डिमांडेड सेल्फ गवर्नेंस, जो उन्होंने पहले भी डिमांड किया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, वो ही विद इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही हमें खुद को रूल करने का अधिकार होना चाहिए। सो दे स्ट्रेंथन नेशनलिस्ट फीलिंग्स। नेक्स्ट आता है रौलत एक्ट 1919 एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। रौलत एक्ट gave British power to arrest Indians without trial. So Indians को directly जेल में डाला जा सकता है without any trial और without any consultation, उन्हें जेल में डाला जा सकता है, और ये रौलत एक्ट ने ब्रिटिशर्स को पावर दी थी। इसके मतलब अगेंस्ट ही बोल सकते हैं जलियांवाला बाग 1919। यहाँ जनरल डायर ने ऑर्डर किया कि पीसफुल जो प्रोटेस्टर्स है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट रौलत एक्ट एंड अदर ब्रिटिश इनिशिएटिव जो हार्मफुल है इंडियंस के ऊपर, उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया गया। सो ओपन फायर किसने कहा था करने के लिए? जनरल डायर। इट्स ऑल्सो नोन एज द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड दिस लेड टू नेशन वाइड आउटरीच। नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में शुरू हुआ था, ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था एंड इट वाज आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट एंड जलियांवाला बाग। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स हमें देखने को मिला, इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज एक्सेट्रा। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 1922 में, दैट लेड टू गांधीज विथड्रॉल मूवमेंट।
साइमन कमीशन आया एंड नेहरू रिपोर्ट 1928 में. साइमन कमीशन रिजेक्टेड बाय इंडियन, सो नो इंडियन मेंबर्स. इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट. इट डिमांडेड स्वराज एंड फंडामेंटल राइट्स. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये 1930 में आया. दांडी मार्च जो इसने शुरू किया, मतलब इसने इसको शुरू किया. गांधीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स, जो बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम. बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड, रिफ्यूजल टू पे टैक्स, हम टैक्स नहीं देने वाले. लेड टू गांधी इरविन पैक्ट 1931. अगर हम अभी भी ये करें कि रिफ्यूज़ कर दे गवर्नमेंट को टैक्स देने से, तो क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट डाउन. नेक्स्ट, टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस. सो इंडिपेंडेंस की तरफ हम अब मूव करने वाले हैं. गांधी इरविन पैक्ट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. गांधी एग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इन्होंने एग्री किया कि हम थोड़ी देर रोक लेंगे इसे. अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट रिटर्न डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई. नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट. डू और डाई स्पीच बाय गांधी. Mass protest, arrest of leaders. British responded with brutal repression. So Britishers की तरफ से एक मतलब ब्रूटल रिस्पॉन्स आया और उन लोगों ने बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया. फिर भी वी नीड टू रिमेंबर दिस एज अ year fact and his speech, that is do or die. Indian National Army, INA, and Subhash Chandra Bose. He founded INA in Singapore and its slogan was Give me blood, I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. This was said by Subhash Chandra Bose. INA fought against British with Japanese support. So जापान के लोगों ने support किया था and we fought against British. मतलब we not INA. कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 का था. ब्रिटिश प्रपोज द फेडरल स्ट्रक्चर विद ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस. ऑटोनॉमी मतलब सारे जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको इंटीग्रेट करने का डिसीजन. सेंटर और स्टेट्स का अपना अपना पावर रहेगा, उसका स्ट्रक्चर. ये कैबिनेट मिशन प्लान में डिस्कस हुआ था 1946. बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइज्ड कि हमारा रूल ज़्यादा देर नहीं चलने वाला. नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन प्लान 1946. हाँ, ये तो पढ़ लिया. माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन 1947. माउंटबेटन प्लान ये डिसाइड किया गया कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी डिवाइडेड बिकॉज अर्लियर देयर वाज ओनली पाकिस्तान, नॉट आई एम सॉरी, अर्लियर देयर वाज ओनली इंडिया, no Pakistan, no Bangladesh except. Now it was divided into India and Pakistan, and Muhammad Ali Jinnah went there. Indian Independence Act, July 1947. So India became independent on 15th August 1947. So conclusion है, मुझे कुछ लोग बोलते हैं आपका चेहरा नहीं दिखता, तो दिस इज़ माई फेस. एंड ये एक समराइज्ड व्यू था. मैं ईच टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस देता रहूँगा एंड इट विल बी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो सब्सक्राइब टू एजुलेज फॉर मोर कंटेंट. एंड ये सब आपको याद रखना है. की टेकअवेज क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल हैड डिफरेंट फेज. अर्ली रेजिस्टेंट, मास मूवमेंट एंड आर्म स्ट्रगल. उसके बाद लीडरशिप हमारी डाइवर्स थी, बहुत सारे लीडर्स थे. गांधी, नेहरू, बोस, तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह. ब्रिटिश पॉलिसीज जिन्होंने मूवमेंट्स को ट्रिगर किया वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन. फोकस एरियाज क्या है? क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. सो क्रोनोलॉजी में याद रखना है आप लोगों को, इस साल के बाद ये हुआ था, इस साल में ये हुआ था और ये एक्ट आया था. And you can use mnemonics for that. I will try to give you those also. Important leaders and उनके ideologies. Impact of British rule on Indian economy and society, वो भी notice किया गया. So thank you. This was it from my side. I will see you in the next lecture, that will be Indian polity.